हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इंटेंसिटी के बारे में, फोटोन फ्लक्स के बारे में, सेंसिटिविटी के बारे में, रेडिएशन प्रेशर के बारे में और रेडिएशन फोर्स के बारे में। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था कि वेव की स्टोरी क्या है और उसके साथ ही फोटोन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया था। ठीक है, तो अच्छे से हो गया होगा वो वाला लेक्चर। तो अब हम देखेंगे इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से शुरू करते हैं। चलो नोट करो और हेडिंग डालो आज की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी देखो, इंटेंसिटी क्या होगी। वैसे तो हमें सिंपली तो पता है कि इंटेंसिटी क्या होती है कि कोई भी जो हमने सोर्स लिया है लाइट का वो कितना इंटेंस है, उसके अंदर कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, यही बोलेंगे ना। इंटेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा ब्राइट है। ठीक है, तो इधर देखते हैं एक्चुअल में फिजिक्स की टर्म में उसकी क्या डेफिनेशन है, रियलिटी में वो क्या होती है इंटेंसिटी। तो देखो, इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम आई से। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी लगा लो सिंपल। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। और एरिया कैसा? नॉर्मली। एंड पर यूनिट टाइम। देखो, डेफिनेशन दो टाइप की होगी। एक तो वो वाली डेफिनेशन होती है जिसको हमें याद करना ही करना पड़ता है, और दूसरी डेफिनेशन होती है जिसका अगर हमें फॉर्मूला याद हो गया, डेफिनेशन हम खुद बना सकते हैं। तो ये सेकंड टाइप में आती है। इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेशन याद हो गई। क्या है फॉर्मूला? I इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इनटू टाइम। बस इस वर्ड को याद रखना है। इट इज डिफाइंड एज एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, और एरिया कैसा? मतलब नॉर्मली। एक तो ये वाला सरफेस होगा, रेडिएशन ऐसे जा रही है नॉर्मली कई सरफेस पे। दूसरा, अगर रेडिएशन आ गई टेढ़ी, टेढ़ी हो गई मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर ऐसे फॉल हो रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इसका एंगल देखेंगे और उस एंगल के फिर कंपोनेंट कर देंगे हम कोस थीटा के टर्म में और साइन थीटा के टर्म में। तो ये एनर्जी का फिर हम ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे कोस थीटा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा तो इधर से भी रेडिएशन फॉल हो रही होगी तो उसका साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या लेना? नॉर्मल कंपोनेंट लेना है एनर्जी का। ठीक है, इंटेंसिटी में कौन सा कंपोनेंट लोगे? नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिंपल सा। बट इसको इधर ही नहीं छोड़ना है, इसके कुछ फॉर्मूले बनेंगे, वो भी हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। अब एनर्जी को हम लिखेंगे ई एरिया ए टाइम टी। एनर्जी किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ फोटोन एच न्यू ए टी। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना है एन डिवाइड बाई ए टी। इसको हम बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स, फोटोन फ्लक्स। देखो, फ्लक्स जो टर्म है ना वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको थोड़ा सा समझना। फ्लक्स क्या होता है? जैसे इन्होंने तो फोटोन फ्लक्स बोल दिया, मतलब नंबर ऑफ फोटोन इस पर्टिकुलर एरिया पे एक पर्टिकुलर टाइम में कितने फोटोन फॉल हो रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स। अब मान लो हमने बोल दिया कुछ भी, मार्कर फ्लक्स बोल दो सिंपली वर्ड में, मार्कर फ्लक्स। तो मतलब नंबर ऑफ मार्कर फॉलिंग पर यूनिट एरिया नॉर्मली पर यूनिट टाइम, कि एक इस पर्टिकुलर एरिया में से कितने मार्कर निकल रही हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। ठीक है,
तो उसको हम मार्कर फ्लक्स बोल देते हैं। किसी भी चीज का फ्लक्स मान सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया फोटोन फ्लक्स, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में से कितने फोटोन्स फॉल हो रही है नॉर्मली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम बोलते हैं फोटोन फ्लक्स। ठीक है। दूसरा N/T, ये होता है स्मॉल n, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बिल्कुल अच्छे से फोकस इधर रखे, ध्यान से देखो। कैपिटल N डिवाइड बाई टाइम इज इक्वल टू स्मॉल n। डिफरेंस पता है इसमें क्या है? इसमें यहाँ पे डिफरेंस है कि कैपिटल N है नंबर ऑफ फोटॉन्स, T है टाइम, और स्मॉल n है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को लगता है कि कैपिटल N और स्मॉल n एक ही है, तो फिर न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं, NH μ डिवाइड बाई A। हो गया। तो ये देखो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया I का, NH μ बाई A। ठीक है, एक फॉर्मूला बन गया इसका, एक तो इधर ही बन गया था वैसे तो। ठीक है, एक फॉर्मूला ये, तो दूसरा फॉर्मूला यहाँ से ये वाला बन गया। अब देखो इसको दूसरी टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी डिवाइड बाई एरिया, एनर्जी डिवाइड बाई एरिया। कुछ होता है एनर्जी डिवाइड बाई एरिया की जगह अगर हम एनर्जी डिवाइड बाई टाइम कर दे तो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, वर्क अपॉन टाइम, सिंपल वर्ड्स में वर्क अपॉन टाइम क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, पावर। तो एनर्जी, वर्क भी एनर्जी ही है, तो यहाँ से एनर्जी डिवाइड बाई टाइम मतलब कि पावर। तो यहाँ से क्या आ गया, पावर डिवाइड बाई टाइम, तो P डिवाइड बाई एरिया, सॉरी एरिया, P डिवाइड बाई एरिया। तो दूसरा फॉर्मूला इंटेंसिटी का कितना आ गया, P बाई एरिया। दो फॉर्मूले हो गए थे, तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं हम। देखो बनानी ऐसे ही पढ़ेंगे फिजिक्स में, जब फॉर्मूले, एक मेन फॉर्मूला याद रख लो, उसकी हेल्प से अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है, तो सिंपली बनाते रहो, इजी है बहुत। तो कंपेयर करो, अब सेकंड और 2 को कंपेयर कर दो। अगर हमने सेकंड और 2 को कंपेयर किया तो क्या आया, P बाई A से A कैंसल, तो यहाँ से स्मॉल n किसके इक्वल आ गया, P डिवाइड बाई H म्यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फोर्थ वाला, P डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये होगा 4, जो कि है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे ही है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़े से ज्यादा नंबर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में तुम्हें n निकालना पड़ेगा जब पावर और एनर्जी दिया मिलेगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट है तो हमें वैसे भी याद रहने वाले, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम या टाइम रेट ऑफ फोटॉन्स, ध्यान रखना है। ये कैपिटल N नहीं है, कैपिटल N डिवाइड बाई टाइम है, इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एनर्जी, पावर डिवाइड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ज्यादा फोटॉन्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स के अंदर n से भी मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ एक फोटोन की, और वो एनर्जी किसके इक्वल है, h न्यू या फिर hc बाई लैम्डा। क्लियर? एक और फॉर्मूला रह गया, बस लास्ट है। ठीक है, जो इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंसिटिविटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या हो गई, देखो सेंसिटिविटी को हम थोड़ा सा अगर सिंपल वर्ड्स में समझते, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उसकी हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो आई थिंक न्यूमेरिकली करवा देती हूँ। हो गया, इसको नोट डाउन करो। ठीक है, देखो अपना फॉर्मूले याद रख लेना, डेफिनेशन
फॉर्मूले बना सकते हो, बट एक टाइम पे जब टाइम की लिमिटेशन होती है, टाइम कम हो तो डायरेक्ट भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल इन्होंने दिया हुआ है। इसमें इन्होंने क्या बोल दिया कि जो एक आई है वो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एक आई के ऊपर इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रही हैं और उनकी वेवलेंथ कितनी है, वेवलेंथ है उनकी 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और एक ईयर है, ईयर की इंटेंसिटी कितनी है 10 रेज टू द पावर माइनस 13। यूनिट क्या होगी इंटेंसिटी की, पावर डिवाइड बाई एरिया, यही होगा पावर डिवाइड बाई एरिया, तो इतनी यूनिट हो गई। तो यहाँ से देखो इन्होंने बोला कि एक आई पे तो इतने नंबर ऑफ फोटोन फॉल हो रहे इतनी वेवलेंथ के, और एक ईयर की इंटेंसिटी इतनी है, तो बताओ विच इज मोर सेंसिटिव, विच इज मोर सेंसिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले अब इसको इंटेंसिटी के टर्म में हमने फॉर्मूला क्या देखा था, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेंसिटिविटी। तो यहाँ से इसकी भी इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, अब ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या होगा, इन्होंने नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम दे रखा है, फोटोन फ्लक्स नहीं दे रखा है इन्होंने। ध्यान से देखो क्या दे दिया इन्होंने, फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या था, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो ये है फोटोन फ्लक्स। तो ये हो गया हमारे पास NAT, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही तो था, यहाँ पे I किसके इक्वल हो गया, NH न्यू, ठीक है। m की यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई एरिया, क्योंकि इसको हम स्मॉल n बोलते हैं और एरिया को एज इट इज रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो इसको, I की वैल्यू 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34, न्यू C बाई लैम्डा करो, इसकी जगह C बाई लैम्डा, न्यू की जगह 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, और लैम्डा किसके इक्वल होगा 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कैंसिल आउट करो, जो भी कैंसिल आउट हो रहा है। देखो कैलकुलेशन और थोड़ा सा इजी करने का तरीका, अगर स्टार्टिंग है और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, अगर कैलकुलेशन अच्छी है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर तो कैसे भी कर सकते आंसर आ जाएगा। बट अगर किसी की कैलकुलेशन वीक है और मिस्टेक हो जाती है, सिर्फ उसके लिए ये मेथड, जो नॉन जीरो टर्म हो उनको एक साथ कर लो बस। फिर 10 की पावर वाली, यहाँ पे 10 की पावर 4 है, यहाँ पे 10 की पावर माइनस 34 है, यहाँ पे 10 की पावर प्लस 8 है, और नीचे 10 की पावर प्लस 3 थी जो ऊपर जाके माइनस 3 हो जाएगी, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की पावर माइनस 10 है जो ऊपर जाके प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। इससे मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो जब भी कैलकुलेशन करनी हो तो नॉन जीरो टर्म को एक साथ और जीरो टर्म को एक साथ, इसका पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 कर दो, 10, तो यहाँ पे सोल्व करो, देखो 6 3 18, 1 6 3 18 1 19, और डिवाइड बाई 10 है तो 0.8 इंटू 10 रेज टू द पावर, देखो कितना होगा यहाँ पे 4, और देखो जो पहले जैसे करना है करो, नेगेटिव टर्म को जोड़ना है पॉजिटिव टर्म को जोड़ना है। हमने जैसे देख लिया 4 और माइनस 34 है, कितना हो गया माइनस 30 और प्लस 8 कितना हो गया माइनस 22 और माइनस 3 माइनस 25 और प्लस 10 माइनस 15, ठीक है। तो 10 रेज टू द पावर माइनस 15 हो गया वॉट पर मीटर। थोड़ी सी इजी लगी होगी, दोबारा बोल रही हूँ, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिनके लिए कैलकुलेशन
बाएं हाथ का खेल है वो फटाफट कर दो जैसे करना है। अब देखो यहाँ पे जो इसकी पावर है वो -13 की टर्म में है और हमारे पास जो पावर है वो -15 की टर्म में है। ठीक है, तो इसको हम गलती करती क्या कैलकुलेशन में? नहीं, ठीक है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.98 इंटू 10⁻⁻14 वॉट पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? इधर थोड़ी सी ठीक है, हाँ नहीं ये भी ठीक है। देखो -14 तक लिख लेते हैं और इसको अप्रोक्स 2 लिख सकते हैं। 1.98 है तो 2 इंटू 10⁻⁻14 वोट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये इंटेंसिटी आ गई आई की, ये इंटेंसिटी थी ईयर की। सेंसिटिविटी निकालने के लिए हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ईयर की लिख लो डिवाइड बाई आई की लिख लो। ईयर की इंटेंसिटी 10⁻⁻13, आई की इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁻⁻14। वही -14 वाली टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो +14, +14 तो कितना बच गया 10 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ गया 5। तो इंटेंसिटी ऑफ ईयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ आई। तो अब देखो जो आई की इंटेंसिटी है वो 5 गुना ज्यादा है ईयर की इंटेंसिटी से। हमने क्या कहा था कि सेंसिटिविटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1 बाई सेंसिटिविटी ऑफ ईयर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 बाई सेंसिटिविटी ऑफ आई। एक तरह से सेंसिटिविटी ऑफ आई इज इक्वल टू 5 टाइम्स सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। तो कौन ज्यादा सेंसिटिव होगा, आई? आंखें ज्यादा सेंसिटिव होगी ना। इन्होंने कहा है कि कौन ज्यादा सेंसिटिव है, तो सबसे पहले इंटेंसिटी देखो। जो कम इंटेंसिटी को भी डिटेक्ट कर सकता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। क्या होगी सेंसिटिविटी? जो कम इंटेंसिटी आ रही है, कम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम आ रहा है, बट उसको भी बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर सकता है कि इतनी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ आ रहा है, डिटेक्ट बहुत इजीली और जल्दी कर दिया, वही ज्यादा सेंसिटिव हो गया। तो यहाँ पे सेंसिटिव ज्यादा कौन है, आई है। कितने टाइम्स, 5 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, नोट डाउन करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने दिया एक सोडियम लैंप जिसकी पावर है 60 वॉट, टाइम कितना दे दिया 10 आवर, वेवलेंथ कितनी दे दी 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यही है, नहीं वेवलेंथ दे रखी है 6200 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। देखो ये स्टेटमेंट जो है इसको पढ़ो। इन्होंने क्या दे रखा है कि एक सोडियम का लैंप है जिसकी पावर होगी 60 वाट और टाइम, मतलब देखो सिंपली सोचो इसको, इस क्वेश्चन को। एक बल्ब है, इस बल्ब को हमने स्विच ऑफ करना भूल गए हैं, जिसकी वजह से देखो क्यों डांट पड़ती है हमें अपने घर वालों से कि लाइट ऑफ क्यों नहीं की, कमरे में जब कोई है ही नहीं, किसके लिए लाइट ऑन की हुई है, तो डांट पड़ती है ना। क्यों पड़ती है, देखो एक बल्ब है, मान लो वो 60 वाट का बल्ब है, उसको हमने 10 आवर के लिए जलता हुआ छोड़ दिया, तो वो कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बार बार बाहर से निकाला है, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो हमें यही देखना है ना।
तो सबसे पहले देखो उसके एक फोटोन की, जो भी इन्होंने सोडियम लैंप लिया उसके एक फोटोन की वेवलेंथ इतनी है, सिर्फ एक फोटोन की, मतलब एक स्पार्किंग जो हुई है उसकी वेवलेंथ है, उस फोटोन की वेवलेंथ। तो सबसे पहले इस एक फोटोन की जिसकी वेवलेंथ इतनी एनर्जी निकाल लेते हैं। ठीक है, खुद ट्राई कर सकते हो वैसे क्वेश्चन, एक बार खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया करो क्वेश्चन, जितने ट्राई करोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगा, एक फोटोन की एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। देखो h की जगह 6.6 10 रेज टू द पावर -34, c की जगह 3 × 10 रेज टू द पावर 8, वेवलेंथ की जगह 6200 एंगस्ट्रॉम। वही कैलकुलेशन का सबसे इजीएस्ट मेथड 6.6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 62 10 रेज टू द पावर -34 प्लस 8 2 और ये -8 2 -10 -8 तो +8। सॉल्व करो, इस पॉइंट को नीचे कर दो 0 और ये 0 ऊपर जाएगा तो -1। देखो 6 × 18 6 × 18 एक 19, डिवाइड करो 62 से। कैलकुलेटर का यूज कम से कम किया करो, न्यूमेरिकल जब प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में होता नहीं है, तो इसलिए हैंड से प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की। अच्छा 3 पे 6 दिए, 3 दूनी 6 6 दिए 18 18, ठीक है 2 1.0, 6 दूनी पे जाएगा नहीं 1 पे जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 62 पॉइंट ऊपर लग गया ना 8 5। तो देखो 58 और 69 62 और 58 बिल्कुल पास पास है, तो ये आगे जाके 8 या 9 समथिंग पे जाएगा, और जिसकी वजह से हम राउंड ऑफ कर देंगे 3.2। राउंड ऑफ हो रहा है ना लगभग, देखो 62 और ये 58 है, तो यहाँ पे जैसे मैं 0 लेके आऊंगी 9 पे जाएगा ये। ठीक है, 9 × 45 9 छिका चुम्बन चुम्बन, 9 दूनी 18 और ये 5। ठीक है 9 पे गया ना, तो यहाँ पे जैसे ही 9 पे गया हमने राउंड ऑफ कर दिया 3.2। बट इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी, ये देख लो कि हाँ ये आसपास है तो राउंड ऑफ करके कर देना, कि आगे तो 8 या 9 ही आएगा। तो 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये कितना हो गया 16, और ये -35 -35 और 16 कितना हो गया -29 जूल। ये एक फोटोन की एनर्जी है, जो वहां से एक फोटोन फॉल हो रहा उसकी एनर्जी इतनी है। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी, क्योंकि एक फोटोन तो वो जो 60 वाट का बल्ब है निकाल नहीं रहा है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ फोटोन इनटू एक फोटोन की एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन्स पता ही नहीं है, वही तो निकालने नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, टोटल एनर्जी हो गई इतनी, प्लस अब हम ये देख सकते हैं कि जो तुमने गलती से बल्ब ऑन कर दिया था 10 आवर तक वो चलता रहा नॉन स्टॉप, वो ऑन है, तो उस 10 आवर में उसने कितनी एनर्जी एमिट की है। पावर है 60 वॉट, टाइम है 10 आवर, तो 60 वोट का बल्ब 10 आवर में कितनी एनर्जी निकाल रहा है। ठीक है, तो उधर से टोटल एनर्जी निकालो। टोटल एनर्जी फॉर्मूला क्या होगा, P × T। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, तो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है 60 वॉट, टाइम कितना है 10 आवर, कितना हो गया 600 वोट आवर। बट क्या हमें आवर में इसको रखना है, आवर में रखते या फिर सेकंड में। जनरली टाइम कभी भी दे रखा हो, अगर दिन भी दे रखा ना 4 दिन, तो उनको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो। सेकंड में कन्वर्ट कैसे करोगे,
10 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, या फिर 1 घंटे की डायरेक्ट सेकेंड याद रख सकते हो। तो यहां से कितना हो गया 216, 1 2 3 4, 36 36 ही के 216 और 10 की पावर 4 जूल। टोटल एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फोटोन देखो, पता चल गया होगा सभी को। ये बोल रहा है टोटल एनर्जी इतनी, ये बोल रहा है टोटल एनर्जी। इनको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, NH म्यू इज इक्वल टू 216 10 raised to the power 4, n is equal to 216 10 raised to the power 4 divided by energy of one photon 3.2 into 10 raised to the power minus 29। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 6.75 6.75 into 10 raised to the power 24, 6.75 into 10 raised to the power 24 इतने फोटॉन्स निकाले। मतलब जो तुम बाई चांस लाइट को ऑफ करना भूल जाते तो वो इतने फोटॉन वेस्ट हो जाते बेवजह में, इतनी एनर्जी वहां से चली जाती है, ठीक है। हो गए क्वेश्चन, करो। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक हमने सरफेस ले लिया है यहाँ पे, और हम ये देखते हैं कि उस पे जब फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं, लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है मींस नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हो रहे हैं सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल हुए, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो दो टाइप का सरफेस होगा, या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एक तीसरे प्रकार का भी होगा। वो तीसरा प्रकार क्या, तीसरी टाइप क्या है, थर्ड टाइप, जिसमें वो हाफ तो एब्जॉर्ब कर लेगा और हाफ रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। हमें तीनों टाइप के अंदर फोर्स निकालना है कि फोर्स कितना एग्जर्ट करेंगे फोटॉन्स। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, सॉरी न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स हो गया चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। सिंपल, ठीक है। तो अब देखो ये फोटोन आया, सरफेस के ऊपर गिरा, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है। जब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर में फोटोन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें कितना मोमेंटम दिया हुआ था, h डिवाइड बाई लैम्डा, h डिवाइड बाई लैम्डा। ये तो एक फोटोन का मोमेंटम होगा। अगर n फोटोन फॉल हो रहे हैं तो इनका मोमेंटम होगा NH डिवाइड बाई लैम्डा। इंसिडेंट है, मान लो इस डायरेक्शन को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो उसके बाद अगर ये रिफ्लेक्ट हो गया, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए बात कर रहे हैं अभी के लिए हम, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो गया तो उस टाइम पे जो ये फोटोन्स सारे के सारे रिफ्लेक्ट हुए हैं उनका मोमेंटम कितना होगा, उनका भी NH बाई लैम्डा, क्योंकि मोमेंटम h कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स हमने बोल दिया है कि ये एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो नंबर ऑफ फोटोन भी क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। बट डायरेक्शन अपोजिट है तो इसमें हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। फोर्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब यहाँ पे किसके ऊपर फोर्स की बात कर रहे हैं हम, सरफेस के ऊपर फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो फोटोन फॉल हो रहे हैं, इन फोटोन्स की वजह से इस सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, यही देखना है। तो ये फोटोन्स का इनिशियल मोमेंटम है, ये फोटोन्स का फाइनल मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल माइनस, यहाँ पे ना ऐसे कर देते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, कितना होगा चेंज इन मोमेंटम, NH
डिवाइड बाई लैम्डा। देखो चेंज कितना आया है, इनिशियल माइनस फाइनल, पहले कितना था माइनस में, बाद में कितना हो गया, वही चेंज होगा ना मोमेंटम का। तो इनिशियल माइनस और माइनस माइनस प्लस NH बाई लैम्डा, 2NH डिवाइड बाई लैम्डा। तो यहाँ पे कितना होगा 2NH डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, अब फोर्स के फॉर्मूले में डिवाइड में क्या है, डिवाइड में टाइम, चेंज इन टाइम। टाइम को हम इनिशियली 0, टाइम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ऑब्जर्वेशन के टाइम 0 होगा, उसके बाद जैसे फोटोन फॉल्स हुए उसके बाद रिफ्लेक्ट हो गई, कितना टाइम लगा, मान लो t टाइम लग गया, तो ओवरऑल कितना हो गया t माइनस 0 t। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैपिटल N नंबर ऑफ फोटोन्स डिवाइड बाय टाइम किसके इक्वल होगा, स्मॉल n नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो कैपिटल N डिवाइड बाय टाइम की जगह हम लिखेंगे 2 स्मॉल n h डिवाइड बाय लैम्डा। तो ये हो गया फोर्स ऑफ फोटोन exerted on the surface। इन फोटोन्स ने किसी भी सरफेस के ऊपर इतना फोर्स एक्सर्ट किया है। अब अगर इसी फोर्स को हमें, देखो वैसे तो ये टॉपिक यहाँ पे भी कंप्लीट मान सकते हो, बट कंप्लीट हुआ नहीं है, क्यों, एक तो वही है कि अभी तो हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए देखा, फिर हम देखो यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ, एक तो हम पढ़ेंगे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सेकंड हम देखेंगे एब्जॉर्बिंग सरफेस, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि कुछ पार्ट हिंदी, आधे हिंदी और आधे इंग्लिश। ठीक है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया प्लस कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, तो ये 3 केस है, इजी। हाँ, तो देखो तीनों हो गए कि पूरा का पूरा वापस ले लो, या नहीं मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, सारा अपने पास रख लूंगा, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। ठीक है, थोड़ा मैं ले लेता हूँ, थोड़ा तुम ले लो। ये हो गया कुछ पार्ट हमने रख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और कुछ दे दिया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, 3 पार्ट है, तो एक फॉर्मूला तो बन गया F इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ NH डिवाइड बाई लैम्डा, एक फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला देखो, अब ये सेकेंड फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए, कि अगर इसी फोर्स को हमें पावर के टर्म में डिफाइन करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे, पावर की टर्म में। तो देखो पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर मतलब कि कैपेसिटी, कि कितने टाइम में कितना काम वो कर सकता है। इट इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की जगह हम एनर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, एनर्जी की जगह मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स NH म्यू डिवाइड बाई T लिख सकते हो, सिंपल। N डिवाइड बाई T स्मॉल n NH न्यू। देखो बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन पता है क्या होती है, स्मॉल n और कैपिटल N में। उनको लगता है अरे पावर NH म्यू के इक्वल कैसे हो सकती है, इसके डिवाइड में तो टाइम आना चाहिए, बट इसमें ऑलरेडी टाइम है। ये स्मॉल n कैपिटल N डिवाइड बाई T होता है। मैं दोबारा बता रही हूँ ताकि मिस्टेक ना हो। ओके ओके ओके, तो यहाँ से देखो स्मॉल n इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, पावर डिवाइड बाई h म्यू। ठीक है, ये हो गया। अब लैम्डा की फॉर्म में है तो इसको लैम्डा की फॉर्म में ही रख लो, P इज इक्वल टू h म्यू की जगह C डिवाइड बाई लैम्डा। डिवाइड बाई लैम्डा है तो वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये m की वैल्यू इधर पुट कर दो, ये रब कर दो, नोट कर लो। ठीक है, देखो इधर पुट करो तो फोर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा h, n की जगह पुट कर दो ये वाली टर्म,
डॉट नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई है, P लैम्डा डिवाइड बाई एच सी। लैम्डा से लैम्डा कैंसल, एच से एच कैंसल, तो कितना हो गया 2p डिवाइड बाई सी एफ, ये हो गया। और ये है हमारी पावर, P फॉर पावर, ठीक है, P फॉर पावर है यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रेशर पढ़ेंगे तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, लिख देते हैं पावर। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या आ गया 2p डिवाइड बाई सी। अब देखो ये टॉपिक यहाँ पे परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए मैं 2 ही फॉर्मूले पढ़ने हैं, नहीं एक और फॉर्मूला आएगा एक्चुअली, बट अभी के लिए ये ठीक है, इसको समझो पहले। जब हम न्यूमेरिकल करते हैं ना, देखो कुछ स्टूडेंट्स को तो क्या होता है बहुत इजीली चीजें याद रह जाती है, फटाफट वो सारी कैलकुलेशन माइंड में ऐसे कर लेंगे चुटकियों में कि हाँ ऐसे ऐसे होगा और फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पावर डिवाइड बाई सी। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एकदम से याद नहीं आता है और उनकी प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, या फिर ये लगा लो स्टार्टिंग में जब हम इस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, मतलब इस टॉपिक को समझ रहे हैं, तो फॉर्मूले याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो एक ऐसे बच्चों टाइप ट्रिक है याद रखने की, ये है एफ सी डिवाइड बाई 2 पावर, ठीक है। इंटेलिजेंट बच्चों के लिए नहीं है, उनको वैसे भी याद रह जाएगा और बाकी सबको भी थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो याद रह जाएगा, बट थोड़ा सा अगर ट्रिक से याद रखेंगे तो जब भी हम न्यूमेरिकल करेंगे एकदम से माइंड में क्लिक कर जाएगा, अच्छा वो वाला फॉर्मूला था, तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। तो देखो एफ सी से लगा लो फकीर चंद, फकीर चंद, एफ सी फकीर चंद हमारे प्रोफेसर का नाम था, इलेक्ट्रॉनिक्स के एमएससी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे। तो वो जब बोलते थे ना, स्टार्टिंग वाले दिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, वो इतनी स्पीड से बोलते थे, मुझे ऐसे लिप्स बस ऐसे हिलते हुए दिख रहे थे, सुपर फास्ट वे में बोलते थे, ऐसे बहुत ही ज्यादा। उनका नाम फकीर चंद था और उनको हम एफसी सर बोलते थे, तो मेरे लिए एफसी का मतलब फकीर चंद सर ही है, ठीक है। तो फकीर चंद, ठीक है, फकीर चंद के पास क्या है 2 पाव, पाव लगा लो खाने वाले पाव लगा लो कि पाव भाजी टाइप पाव है, या पाव लगा लो हमारे पैर, ठीक है, 2 पाव। फकीर चंद के पास 2 पाव है, पाव मतलब प्रेशर पावर है, 2 पावर, ठीक है, पाव है पावर, 2 पावर, एफ सी फकीर चंद के पास 2 पाव है। तो ये जस्ट याद रखने के लिए शुरू में, बाद में तो वैसे भी याद रह जाएगा, बट स्टार्टिंग के अंदर एकदम से क्लिक कर जाए ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम, क्योंकि जब मैं बच्चों को पढ़ाती तो मोस्टली ड्यूअल नेचर के अंदर यही 2 टॉपिक्स में हमेशा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, ठीक है। ये देखो एफ सी, अगर ट्रिक से करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी, ये भी ध्यान देगा कि फोर्स के यहाँ पे 2 फॉर्मूले बन गए, एफ सी फकीर चंद के पास क्या है 2 पाव, ठीक है, हो गया, नोट करो। हो गया, ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए है, ये वाला तो हो गया। सेकंड हम देखते हैं कि परफेक्टली एब्जॉर्ब कर लिया है, अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, सिंपल है, देखो कुछ ज्यादा अलग से नहीं करना है, इसी में हो जाएगा। सारे फॉर्मूलों में से 2 हटा दो, अगर एब्जॉर्ब कर लिया ना तो एब्जॉर्ब करने वाले में फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा NH डिवाइड बाई लैम्डा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा P डिवाइड बाई सी। 2 निकाल दो, परफेक्टली जो एब्जॉर्बिंग सरफेस होंगे ना उसमें से 2 को गायब कर दो, क्यों, क्योंकि देखो ये फॉल हुआ और ये वाली चीज उसने दी नहीं, एब्जॉर्ब कर ली, तो इन फोटॉन्स ने इस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है। देखो यहाँ पे ना नेगेटिव टर्म और पॉजिटिव टर्म में भी कंफ्यूजन होती है कई बार, तो उसके लिए देखो एक तो मोमेंटम में चेंज आएगा, यहाँ पे एक फोर्स कौन लगा रहा है फोटॉन्स, एक फोर्स किस पे लग रहा है सरफेस पे लग रहा है, तो हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन सरफेस, ठीक है। तो फोटो है इक्वली, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटोन
और फोर्स ऑन द सरफेस, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। इसलिए कई बार कुछ बुक्स में यहाँ पे नेगेटिव दे देंगे और कुछ में नहीं मिलता है। तो मतलब एक फोटोन की बात कर रहा है और एक सरफेस की बात कर रहा है। हमने यहाँ पे सरफेस की बात की है कि सरफेस पे फोर्स कितना लगा, इतना, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया तो मोमेंटम कितना होगा, सिर्फ NH बाई लैम्डा, तो ये सरफेस पे मोमेंटम होगा NH बाई लैम्डा, क्योंकि 2 वाला फैक्टर तो आया ही नहीं, सिर्फ इतना ही है। और यहाँ पे ये खा गया सारे फोटोन्स को, हजम कर गया, पेट में चले गई सरफेस के, ठीक है। तो इसलिए 2 गायब हो गए, यहाँ से 2 गायब हो गया, तो यहाँ से भी 2 गायब हो गया, सिंपल। यहाँ से भी 2 गायब हो गया, ठीक है। यहाँ से भी फिर 2 गायब हो गया, ये है। अगर ये याद रह गया फिर तो हम इसको इजीली देख लेंगे, ठीक है। तो सेकंड भी हो गया एब्जॉर्बिंग, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करवाऊं, देखो नेक्स्ट पार्ट बोर्ड्स में नहीं आता, ये बोर्ड्स के अंदर नहीं होता है ये CBSE बोर्ड में, बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर है। नीट और IIT के अंदर इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी बताऊंगी विद ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के साथ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे कि वैल्यू पुट की और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इतनी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखो इसमें क्या होगा कि कुछ पार्ट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन को हम थोड़ा पार्ट रिफ्लेक्ट किया इसलिए डॉटेड देख लेते हैं कि कुछ पार्ट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया है। तो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो डेरिवेशन करने की नीड नहीं है उसका, क्योंकि बोर्ड्स में आता नहीं, तो इतना डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर करना भी हो ना डेरिवेशन तो भी मैं मेथड बता दूंगी। तो देखो इसमें इन्होंने क्या किया कि वो कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर लेगा। एब्जॉर्ब को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, पहला वर्ड क्या है A, और रिफ्लेक्ट को R। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला देखते हैं कि क्या फॉर्मूला बनेगा हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा। तो देखो तो उसका फॉर्मूला बनेगा फोर्स इज इक्वल टू P बाई C, एज इट इज रखो, 1 प्लस R है रिफ्लेक्टिंग परसेंटेज। इसको थोड़ा डिटेल में कि कैसे ये फॉर्मूला आया है एक न्यूमेरिकल में करवाऊंगी, अभी इसके जस्ट बात अभी करवा देते हूँ, चलो। तो उसके अंदर देखेंगे, बस ये ध्यान रखो ये इसका शॉर्टकट है। जैसे उन्होंने कहा कि 60% लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है और 40% को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे R क्या है, 40% है, 40%। R की जगह रख दो 40% मतलब 0.4, तो R की जगह 0.4 और काम हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने 2 नहीं रखा है, क्यों 2 नहीं रखा है, क्योंकि 1 2 इनका आता है ना, यहाँ पे तो हमने 2 कोफिशिएंट अलग से लिख दिए, मतलब इसका और इसका हम अलग अलग लिख रहे हैं। कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्लियर। चलो न्यूमेरिकल से समझाते हो, बस इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रख सकते हो। 1 प्लस R डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई PC तो है ही, और इसके साथ में 2 की जगह 1 प्लस R, ये इसकी शॉर्टकट है, बहुत इजी सी है। अभी के लिए एक बार के लिए हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो इन्होंने स्टेटमेंट में दिया हुआ यही वाला पार्ट है कि हमने क्या कर दिया, एक बीम ऑफ लाइट को फोटॉन्स पे सरफेस पे फॉल करवाया है, तो वो 60% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा और 40% को ये रिफ्लेक्ट कर देगा, और पावर इन्होंने दी हुई है 5 वॉट, ठीक है। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोटॉन्स ऑन द सरफेस बताओ।
तो यहाँ पे देखो फोर्स का अगर हम बोले परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो फॉर्मूला होता था 2p/c। अगर रिफ्लेक्टिंग है और फोर्स इज इक्वल टू p/c अगर एब्जॉर्बिंग सरफेस है, ठीक है। अगर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 2p/c, अगर एब्जॉर्ब कर रहा है पूरा का पूरा तो p/c। अब दोनों कर रहा है तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर वो दोनों करेगा कितना पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन कितना है 60%। नेट फोर्स कितना होगा देखो, जो रिफ्लेक्ट हुआ है रिफ्लेक्शन के केस में ये 2p/c प्लस ये नेट फोर्स है कि दोनों ने मिलके जो 60% वो रिफ्लेक्ट कर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब कर लिए ना, जो उसने एब्जॉर्ब किया उन एब्जॉर्ब हो चुके फोटॉन्स ने कुछ तो फोर्स लगाया होगा ना, और कुछ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है 40%, सॉरी ये 40% वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर वो 40% दे रहा है रिफ्लेक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से इतना फोर्स, क्योंकि अगर फोटॉन्स निकलेंगे तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देके जाएंगे, वो रिएक्शन क्या होगी इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन, तो तभी तो वो फोटॉन जा रहे हैं। तो यहाँ पे कितना होगा ये वाला फोर्स, वो रिफ्लेक्ट हो चुके फोटॉन्स लगाते हैं और एब्जॉर्ब हो चुके फोटॉन्स ने कितना फोर्स लगाया इतना। तो 40% मतलब 40 डिवाइड बाई 100 2p/c, 60/100 p/c। तो 0.4 2p/c प्लस 0.6 p/c कितना हो गया, यहाँ पे सॉल्व कर दो। p/c कॉमन अंदर 0.8, 2 की और 0.4 की मल्टीप्लाई। देखो एक कंफ्यूजन और, जो बच्चे बहुत ही बार गलती करते हैं स्पेशली बॉयज, क्योंकि जो मतलब सारे नहीं बोल रही हूँ, एक्सेप्शन है लड़कियों में भी है। तो यहाँ पे बोल के आ रही हूँ मैं कि कई बार ना जिनको लिखना ज्यादा पसंद नहीं होता है वो जो ये सैम्बल्स होते हैं उनका ध्यान नहीं रखते। मैंने गैप रखा है इनके बीच में, अच्छा खासा गैप है, तो ऐसे मत कर देना कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चले ऐसे 2p/c, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नजदीक मत रखा करो और थोड़ा सा गैप दिया करो। अगर 2 सैंपल है तो ब्रैकेट वगैरह यूज कर लिया करो, ठीक है। 0.6 कितना हो गया 1.4 p डिवाइड बाई c, नेट फोर्स आ गया 1.4। अब पावर कितनी दी हुई है 5 वाट दी हुई है ना, c कितना है 3 × 10⁻⁸। पॉइंट को हटा दो 0, 5 के 30, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 7 डिवाइड बाई 3 × 10⁻⁸ न्यूटन, इतना आया। देखो पहले इसको नोट डाउन करो, ठीक है, क्लियर। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे जो सरफेस है ना, इस पे इन्होंने कहा 60% को तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और 40% को वो रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्बिंग का फॉर्मूला है p/c फोर्स का, और जो रिफ्लेक्ट कर दिया 2p/c फॉर्मूला है। तो इनको हमें जस्ट ऐड करना है, या फिर अगर शॉर्टकट देखें तो बहुत इजी है। मैंने कहा था ना ऐसे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। क्या होगा p/c 1 + r, देखो p/c 1 + r 0.4 कितना आ गया 1.4 p/c, ये आ गया 1.4 p डिवाइड बाई c। यही तो है हमारा शॉर्टकट, ठीक है। हो गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, थर्ड वाला टॉपिक भी हो गया कि कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट और कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर रही है। हो गया, ठीक है। रब करते हैं नेक्स्ट। अभी हमने इस पे फोर्स तो देख लिया है, अब हम इस पे प्रेशर देखेंगे। सिंपल है, देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाई
एरिया। फोर्स का अभी हमने फॉर्मूला देखो, आइडियल केस हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोल रहे हैं, तो रिफ्लेक्टिंग के लिए देखते हैं फोर्स की जगह 2p/c और डिवाइड बाई एरिया। ये पावर क्या, ये क्या p पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, तो पावर बाई एरिया, पावर बाई एरिया किसके इक्वल होता है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, पावर डिवाइड बाई एरिया, हो गया। पावर डिवाइड बाई एरिया को मैं इंटेंसिटी भी लिख सकती हूँ, तो 2I/c प्रेशर, ठीक है। प्रेशर किसके इक्वल होगा, 2I/c। फिर वही कंफ्यूजन कि जब भी बच्चे सॉल्व करने बैठते हैं न्यूमेरिकल, तो स्टार्टिंग के अंदर एकदम से फिर से फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो उसमें तो क्या था, फकीर चंद के पास 2 पांव है, 2 पावर। इसका है थोड़ा परी 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 क्या होती है, फेरी टेल्स वाली फिर परी, ठीक है। तो ये हो गया परी इज इक्वल टू 2I, परी के पास 2I है, c देखो देखो ऐसे, बस ऐसे ही है फॉर्मूले याद रखने के लिए, ऐसे ही ट्रिक है बस, एवरेज सी। तो परी के पास 2 आईज है, अरे देखो परी के पास 2 आईज है, तो फॉर्मूला याद रह जाएगा ना, परी देखो परी सी, परी के पास क्या है, 2 आईज है, सी देखो, सिंपल। परी के पास 2 आईज है, एफसी के पास 2 पांव है, परी के पास 2 आईज है, सी इसके मल्टीप्लाई में इस साइड रख लो कि परी सी देखो, सी देखना, 2 आंखों से देखती है, ऐसे भी लिख सकते हो, परी सी, परी कैसे देखती है, 2 आंखों से देखती है, 2 आईज से देखती है। ये जस्ट याद रखने के लिए एकदम से। प्रेशर का फॉर्मूला 2I/c, वही ये कब है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो I/c, तब आ जाएगा I/c। थर्ड वही, अगर हमारे पास कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है और कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 1+r I/c। क्लियर, तीनों केस देख लिए हमने, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, हाफ रिफ्लेक्टिंग एंड हाफ एब्जॉर्बिंग, और टॉपिक कंप्लीट हो गया। बट ये तो तब हुआ है ना जब हम एंगल को कंसीडर ही नहीं कर रहे। ये सारा केस कब हुआ है, जब हमने एंगल को कंसीडर ही नहीं किया, या फिर ये बोल लो कि फोटोन्स वो एक पर्टिकुलर एंगल पे नहीं गिर रहे। मतलब जो मैंने अभी के लिए, सॉरी टू से, बट जो डायग्राम बनाया था वो गलत था, ऐसे फोटोन फॉल हो रही है उसके लिए नहीं था। ये जो सारी कैलकुलेशन थी ये तब थी जब फोटोन को हमने ऐसे फॉल करवाया हुआ है, ठीक है। फॉल हुए वापिस आ गए, ठीक है। अब जो हमने ये डायग्राम बनाया था, क्यों ऐसे, इसके लिए क्या फॉर्मूले बनेंगे, गलत नहीं हुआ, कॉपी में लिख लेना साइड में कि एंगल कितना वहां पे 0 है, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो, जब एक सरफेस पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे लाइट फॉल हो रही है तो क्या होगा, देखो इसी फॉर्मूले में देखते हैं। जो भी फॉर्मूले हैं ना, सबके साथ कोस थीटा लगा दो। जितने भी फॉर्मूले बने हैं हमारे पास, चाहे ये हो ये हो ये हो, सबके साथ ऊपर कोस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई भी कंपोनेंट बोल दूं कि यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स हो गया, यहाँ पे पावर होगी, यहाँ पे प्रेशर हो गया, तो इसके 2 कंपोनेंट बनेंगे, इस तरफ p cos थीटा, इस तरफ p sin थीटा, ठीक है। साइन यहाँ पे हम जो रिफ्लेक्ट हुए हैं या एब्जॉर्ब हुए, कौन से वाले कंपोनेंट लेंगे, कोस थीटा वाला कंपोनेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2I/c कोस थीटा, और यहाँ पे I/c कोस थीटा, और यहाँ पे 1+r I/c कोस थीटा। एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर फॉल हो रही है, चाहे वो थीटा 40 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, तो उस केस में जब लाइट
किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे फॉल हो रही है, तो उस टाइम पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, नोट डाउन करो। देखो अब इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल करते हैं इस पॉइंट पे। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। तो देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया होगा कि इतनी वेवलेंथ की 500 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट एक सरफेस पे फॉल हो रही है, किस तरह से, कुछ ऐसे लाइट फॉल हुई और ये एंगल विद द प्लेन कितना है 30 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल के साथ, ओरिजिन के साथ या सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का, और 60 डिग्री के एंगल पर ही क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो उस केस में बताओ, और नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट टाइम, कैपिटल एन नहीं दिया है, स्मॉल एन दिया है, कितना होगा 2 × 10⁻⁹। तो फोर्स बताओ। देखो फोर्स के सिंपल हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ था पावर की टर्म में, Fc के पास 2 पावर है, पावर की टर्म में हो गया। ठीक है, अब पावर हमें चाहिए नहीं, तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं NH μ पावर। ठीक है, अब एंगल का कॉन्सेप्ट कहाँ गया, एंगल के लिए यहाँ पे लगा दो कोस थीटा कितना है 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 किसके इक्वल होगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा NH μ। F किसके इक्वल हो गया डिवाइड बाई C। अब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया, वेवलेंथ दी है, तो न्यू की जगह C/λ, C से C कैंसिल, तो F किसके इक्वल आ जाएगा NH/λ। तो समझ आया, एंगल हमें ये वाला लेना होता है जो सरफेस के साथ, ग्राउंड के साथ जो एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो n की जगह रखो 2 × 10⁻⁹, h की जगह 6.6, 10⁻34, लैम्डा की जगह 500, नैनो बहुत ही छोटा 10⁻⁹। ठीक है, फिर से वही कैलकुलेशन के लिए सारी टर्म्स को अलग अलग रखो, मिस्टेक हो जाएगी ना। काफी सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं सिर्फ उनके लिए, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो अपना वैसे भी कर सकते हैं। पॉइंट हटाओगे तो 0, ये +3 है ना, 10⁻+3 ऊपर जाके -3। ठीक है, दोबारा बोलिए, सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत ही गलती करते हैं कैलकुलेशन में। तो नॉन जीरो टर्म अलग से रख लो और जीरो वाली टर्म्स अलग से, इजी हो गया ना। देखो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 डिवाइड बाई 5, 10⁻⁷ कितना होगा 37 और 28, तो -9, 10⁻⁻⁹, क्योंकि -34 और -3 -37, 19 + 9 + 28 कितना बचा 9 ही बचा ना नेगेटिव के, तो पावर 9। अब यहां से करो 5 दूनी 10, 5 का 30, 5 दूनी 10, 30, 5 का 20, इतना ही न्यूटन फोर्स हो गया। देखो ठीक है, क्या है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई कहीं पे, ठीक है बिल्कुल ठीक है सारी। ओके, तो कर लो कि जब भी एंगल का कॉन्सेप्ट है, दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गई, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। ये जो क्वेश्चन, ये तो सिंपल बोर्ड्स का भी है, वो वाला क्वेश्चन जो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछा जाता है। ठीक है,
हो गया, चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई करो, प्रैक्टिस करो इन टॉपिक्स पे। जितने क्वेश्चन, जो भी बुक अवेलेबल है, डीसी पांडे हो गया, एरएलएस हो गया, या कोई भी और बुक है, वहां से उठा के क्वेश्चंस को रिवाइज करो, गूगल से क्वेश्चंस को डाउनलोड करो और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करो, ऑल द बेस्ट। और हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव की फिजिक्स बहुत इजी है, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, सारे न्यूमेरिकल्स मैं बहुत अच्छे से कर लूंगा। पॉजिटिविटी के साथ करोगे तो न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएंगे, ठीक है।